बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मोहम्मद जावेद इकबाल गुराया आपका मेज़बान सकान टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसे कि हमने पहले 2-3 प्रोग्राम अल्लाह के फजल से चला चुके हैं और अब ये चौथा प्रोग्राम है। तो आज का प्रोग्राम जो है, ये हमने सोचा था कि लेटेस्ट एग्रीकल्चर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी के बारे में होना चाहिए। और इसके लिए यहाँ पे कक्कर गिल एक जगह है। नाज़रीन, कक्कर गिल जो है, इसका एक तारीखी पस मंज़र भी है। यहाँ पे सरदार उधम सिंह हुआ करते थे पाकिस्तान बनने से पहले। और सरदार उधम सिंह इतने सखी इंसान थे कि उन्होंने इस गाँव के हर चौक में कमरे बनाए हुए थे। और उन कमरों में जो भी बारातें आती थी, चाहे मुसलमानों की, सिखों की, हिंदुओं की, उनको ठहराया जाता था और उनकी खिदमत की जाती थी, खाने-वाने खिलाए जाते थे। और उनके खाने, अगर मुसलमानों की बारात आती थी तो मुसलमानों के मुताबिक खाना बनाया जाता था, अगर सिखों की बारात आती थी तो सिखों के मुताबिक, और अगर हिंदुओं की बारात आती थी तो हिंदुओं के मुताबिक खाना बनाया जाता था। तो इस वजह से ये कक्कड़ गिल जगह बड़ी मशहूर है। तो ये कक्कड़ गिल में ज़ैदी फार्म है और ज़ैदी फार्म पे साकान सर्विसेज ने अपना साकान सेंटर फॉर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो है कायम किया है। इसके क्या मकसद है, ये हम साकान सर्विस के चीफ एग्जीक्यूटिव साहब आज हमारे साथ हैं, इंजीनियर मुश्ताक अहमद गिल साहब। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि उनके पास मिलने का हमें मौका मिला है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम इस्लाम। सर, ये साकान सेंटर आपने कब बनाया? बहुत शुक्रिया जी गुराया साहब, आपने बहुत इस जगह की जहाँ हम बैठे हैं, इसकी बैकग्राउंड, इसके बारे में किस तरह सरदार उतम सिंह जो थे, उन्होंने जो यहाँ एक रवायत कायम की, इसी कक्कड़ गिल गाँव में जब ये हम देखा आज से 40 साल पहले जब ये इस जगह आए, तो देखा कि ये वो जगह थी जिस जगह आप बैठे हैं, ये बिल्कुल वीरान रक्कड़ और ज़मीन थी जिस पर एग्रीकल्चर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर पानी ही नीचे नहीं जाता था। तो उसमें ये जो था हमारे ज़हन में आया कि क्यों ना हम जो है बाकी जगहों का जो है वो करते हैं। तो यहाँ के इस फार्म के जो ओनर थे मरहूम इजलाल हैदर ज़ैदी साहब, उनका तल्लुक भी उसी इंडिया से, उसी एरिया था जहाँ से ये कक्कड़ गिल गाँव में ये डोगर साहबान और सब आए हैं। तो इस एरिया में हमने ये एक देखा कि हम यहाँ कम पानी से, कम खाद से, कम पैदावारी लागत से और कम से कम माहौलियाती आलूदगी में जो है उसको कम करने के लिए वो जो है हम एक कोशिश करें, ये ये काविश करें और ये इसके लिए फिर हम जो है इस पे इस तरफ आए। सर, ये बताएं कि ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर क्या होती है? इसमें ये है कि इस वक़्त ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर आजकल बड़ा एक बज़वर्ड है, जिसको लोग पहले कुछ साल पहले इसी को ही कंज़र्वेशन एग्रीकल्चर कहते थे, अब कंज़र्वेशन एग्रीकल्चर की जगह। तो हमने देखना है कि हमारी जो प्रैक्टिसेज़ हैं इस वक़्त, वो हैं डीजनरेटिव एग्रीकल्चर, यानी हम उनको जो कंज़र्वेटिव एग्रीकल्चर, तो उस सिलसिले में हम ज़्यादा हल चलाते हैं, ज़्यादा पानी देते हैं, ज़्यादा कल्टीवेशन करते हैं, ज़्यादा जो है वो खाद इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीज़ें थीं, तो आइडिया ये था कि इन चीज़ों को कम किया जाए। तो इसके अलावा ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का आइडिया हुआ। इसमें बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं। एक तो जो है उसमें आप जो आपकी ज़मीन से ये कार्बन एमिशन हो रही है, जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इसकी 3 वजूहात हैं जो एग्रीकल्चर में हैं। बाकी तो वो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो हमारे माहौल की आलूदगी का बायस हैं। एग्रीकल्चर में एक ये है कि हमारी जो है वो कल्टीवेशन जो है, जो जिसको हम अ, चलाते हैं, जिस तरह कहा जाता था दब दब के वाह और रज रज के खा। अब जो है दुनिया इस स्लोगन को छोड़ चुकी है। अब ये है कि अकल नवा और रज के खा, और उसमें वही कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है। यानी हम वो कम से कम ज़मीन को डिस्टर्ब करें, उसमें सिर्फ हल जो डायरेक्ट सीडिंग करें, जिस तरह ज़ीरो टिलेज है, डायरेक्ट सीडिंग है, हम फसलों को यानी उसमें कार्बन एमिशन कम हो। मसलन मूंजी है, चावल है, उसमें हम कद्दू करते हैं,
पानी करते हैं उससे गैसेस एमिशन होती है। दूसरा जो मेजर सोर्स था वो ये था कि हमारी आबपाशी जो है, ख़ासकर जो ट्यूबवेल्स के ज़रिए करते हैं, वो डीज़ल के ट्यूबवेल्स हैं, वो बिजली के भी हैं, ट्रैक्टरों के साथ ट्यूबवेल चलते हैं, तो उनमें जो है वो फिर वही कार्बन एमिशन उसकी होती है। तो उसका मुतबादल जो सोचा गया वो ये था कि ग्रीन एनर्जी, यानी हम सोलराइज्ड पंपिंग करें, सोलर सिस्टम करें, जिसके ज़रिए ग्रीन हाउस गैसेस कम हो। और तीसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू था, हम फसलों की बाकियात को, जो रेज़िड्यू को, वो जलाते थे। उससे माहौल के नुकसान के अलावा ज़मीन के जो फसल दोस्त कीड़े थे वो भी मर जाते थे, और उसके बाद जो थी ये जो रेज़िड्यू है, जो क्रॉप की बाकियात हैं, जो इनमें रिच, मसलन आप चावल का मिसाल लें, चावल जब हम करते हैं उसको बर्दाश्त करते हैं, चावल खाते हैं, मुकम्मल ग़िज़ा है, गंदम मुकम्मल ग़िज़ा है। जो पौधा उसको पैदा करता है उसमें भी वो अज्जा होते हैं, उसको हम जला के खाक कर देते हैं। तो ये एक तीसरा इम्पॉर्टेंट जो स्लोगन था रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की तरफ, वो ये था कि हम जो है वो फसलों की बाकियात जो है उसको रेज़िड्यू मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए उसी में रहें। और आखिरी जो था ये जो जिस तरह आप इस फार्म पर देख रहे हैं कि हम कवर क्रॉप लेके आए रीजनरेटिव जो एग्रीकल्चर के लिए, ये है कि हमारी जो है वो रिले क्रॉपिंग हो, यानी डाइवर्सिफिकेशन। चावल गंदम चल रही थी, अब मक्की के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ मक्की की 2 फसलें होती हैं। मक्की जो है वो उसके अलावा सब्जियां हैं, फिर आपने देखा यहाँ पर स्ट्रॉबेरी, यानी मुख्तलिफ क्रॉप्स जो आती हैं। और आखिरी जो रीजनरेटिव का है वो ये है कि हम लाइव स्टॉक को, एक्वाकल्चर को, फिश को ये लेके आए, यानी ये सारी की सारी आप यहाँ देख रहे हैं। आपको यहाँ मुर्गियाँ भी, पोल्ट्री भी मिली है आपको, गाय हैं, बकरियाँ हैं, भेड़ें हैं, और उसके अलावा यहाँ ये है कि हम डक्स फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, और फिर एक्वाकल्चर यानी फ़िश जो है वो भी लेके आए। तो ये सारी चीज़ों का ये एक इम्पैक्ट है जो इस एरिया में काम किया गया। हमने जो सेंटर फॉर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का आइडिया जो था वो इसी फार्म से लिया। शायद ये मेरे ख़्याल के मुताबिक ये हमारा पाकिस्तान में ही नहीं, मुझे जो है साउथ एशिया के 2-3 कंट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर में ये वाहिद फार्म है जो प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें पिछले 25 साल से फसलों की बाकियात को इन्होंने नहीं जलाया। ये ज़ीरो टिलेज टेक्नोलॉजी जो चावल के बाद गंदम आती है उसमें आ गए, और 97 से लेके ये ज़ीरो टिलेज को इस्तेमाल कर। अब ज़ीरो टिलेज की सेकंड जनरेशन इक्विपमेंट आ गया जिसको हम हैप्पी सीडर कहते थे, सुपर सीडर आ गया, लेकिन बेसिकली प्रिंसिपल वही था। उसके बाद ये आ गए, इन्होंने जो तीसरा स्टेप लिया कि इन्होंने राइस की जो थी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को चेंज किया। राइस जो था, हम वही तरीका पुराना जो था वो ये था कि हम पनीरी लगाते थे, पनीरी उखाड़ते थे, पनीरी के लिए बिलाबे आते थे, वो इनको सख्त गर्मी में 1.5 फुट पानी में औरतें और बच्चे जो हैं वो खड़े हैं और लगा रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सिर्फ वो जो है पौधों की तादाद जो थी वो आधी होती थी। तो अब जो दुनिया आगे निकल चुकी है, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, आपको चावल की जो काश्त है मरे डार्लिंग प्रोजेक्ट या दूसरे आप बेसन में आप देखें तो वो जहाज़ों के ज़रिए सीडिंग करते हैं। डायरेक्ट सीडिंग यानी डायरेक्ट आप जिस तरह गंदम काश्त करते हैं इसी तरह होता है। तो उसके अलावा ये मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर आए तो उसको। तीसरा और चौथा ये वो बहुत ही आम है जो हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन पंजाब में हमारे बहुत बड़े वो साइंसदान हैं, ये जो डॉक्टर दिलेर सिंह, जो इस आइडिया को लेके आए कि आप जो कद्दू करते हैं इसके इतने नुकसान होते हैं। एक तो चावल में पानी जो है इसकी जो रिक्वायरमेंट से कुछ 4-5 गुना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं हरिंਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਡਾਂ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਕਿੱਲੇ ਬੈਡਾਂ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਇਹ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ,
9-10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ 12-32-16 ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਦ ਪਾਈ ਆ। 2 ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਝੋਨਾ ਖੜਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੀਜੋ ਤਾਂ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੀਜ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਦਈਏ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ करता है। दूसरा, जब ये आपका पानी खड़ा होता है तो उसमें गैसेस जो एमिशन होती है वो एक था। तो वो एक खुश्क कद्दू का आइडिया जो था वो लेके आए और आजकल वो बहुत कॉमन हो रहा है कि आप अपने खेत को लेज़र लेवल करते हैं। लेज़र लेवल करके उसको बिल्कुल दबा के उसका जो है स्वागा देते हैं और उसमें फिर आप डायरेक्ट बगैर पडलिंग के कद्दू किए उसको चावल काश्त करते हैं। तो ये चंद एक हमारा ख्याल था कि यहाँ पर हमने ये 4-5 टेक्नोलॉजीज टेस्ट की, लेकिन पूरे ओवरऑल हमारे खत्ते में आप ये पाकिस्तान ले लें, इंडिया ले लें, बांग्लादेश, नेपाल, जिनका ये सेकॉन 4 कंट्रीज़ का है, वहाँ पर ये आपने भी जिक्र किया, ये छोटे काश्तकार तक नहीं पहुँचती। तो हमने सोचा कि यहाँ पर एक, चूँकि हर टेक्नोलॉजी जो आप सोच सकते हैं, आपने यहाँ देखा स्ट्रॉबेरी है, मक्की में यहाँ रेवोल्यूशन आया है कि मक्की की 2 क्रॉप्स हैं, साइलेज की भी है और उसमें हमारे जो है इस वक्त पाकिस्तान का अपना हाइब्रिड सीड बना हुआ। ये बताएं कि ये जो रीजनरेटिव सकान सेंटर फॉर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है, इसका क्या मकसद है? इसका हमारा आइडिया ये है कि ये इस जगह जो 40 साल की एक एफर्ट है जो हुई है, इसको हम एक कैपेसिटी बिल्डिंग करें स्टेक होल्डर्स को। सबसे बढ़कर ये है कि हम औरतों को, फार्मर्स को, ये जब गन्नम के सोइंग का, राइस की सोइंग का टाइम होता है, यानी खरीफ और रबी के सीज़न में और क्रॉप के दौरान हम उनको बुलवाएं, इधर आएँ, उनको बताइए कि इन्होंने खाद भी कम से कम इस्तेमाल की है, इन्होंने पानी भी कम से कम इस्तेमाल किया है, इन्होंने डीज़ल भी बहुत ही कम, भले वो ट्यूबवेलों में है या उनका ट्रैक्टरों में है, वो बहुत कम इस्तेमाल किया है। और इन्होंने जो है वो जो इस एरिया में जो एक आम क्रॉपिंग पैटर्न चल रहा था कि चावल उगाएं और उसके बाद गन्नम ले लें, तो अब जो है ये डाइवर्सिफिकेशन भी है वेजिटेबल्स। तो इस सेंटर को हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि वो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर ही ना हो, रिसर्च सेंटर भी ना हो, बल्कि एक सर्विस सेंटर भी हो कि लोगों को, अगर जो छोटा काश्तकार है, अगर यहाँ पर उसके पास वो मशीनरी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो किराए पर लेके वो इस्तेमाल कर सकता है। एक ये। दूसरा, हमने ये किया कि इसको लिंक किया आपके सेकॉन टीवी के चैनल से कि आजकल जो है वो हमारा ये जो सोशल मीडिया है, ख़ासकर ये जो इंटरनेट का है या हमारा व्हाट्सएप है, तो आप उससे जो मैसेज है आपको जल्द से जल्द, अगर पाकिस्तान की आप लें, मैं पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, इसी तरह बाकी कंट्रीज़, 4 कंट्रीज़ में और साउथ ईस्ट एशिया में, अभी पिछले दिनों मलेशिया से हमारे एक एक्सपर्ट आए हुए थे, तो वो ये मॉडल जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का है वो वहाँ अपने कंट्रीज़ में भी करना चाहते हैं। मैं कीनिया में था पिछले महीने के शुरू में, वहाँ भी लोगों ने, वो लेज़र में इंटरेस्टेड हैं। तो इन जो जितनी जो एक्टिविटीज़ हैं या टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको हम ये चाहते हैं कि 2 अरब है हमारी पॉपुलेशन साउथ एशिया रीजन की, जो दुनिया की आबादी का तकरीबन 15-20% है। हमारा आइडिया ये है कि हम इस सेकॉन टीवी के यूट्यूब चैनल से हम जो है ये हमारे काश्तकार तक, पॉलिसी मेकर्स तक और गवर्नमेंट्स तक ही मैसेज। सेकंड लास्ट ये है कि ये इस वक्त पाकिस्तान के किसानों, ज़मींदारों के क्या की इश्यूज़ है? हमारे की इश्यूज़ यही हैं कि उनकी जो है, एक तो सबसे बढ़कर जो है इनपुट्स बहुत महंगी हैं। दूसरी ये है कि उनकी टेक्नोलॉजीज़ अगर कोई आती हैं, कोई बेनिफिट मिलते हैं, तो बड़े फार्मर तक महदूद रहते हैं। एक तो उनको वो उनकी रीच नहीं आती। लेकिन
ہم نے یہ ثابت کیا کہ اب لیزر جو ہے یہ تقریباً 2 ایکڑ کے فارمر کو بھی اویلیبل ہے، اور وہ اس کا جو جو تھا اس کی جو ہم نے پروسیجر یا میتھڈ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ سروس پرووائڈر کو دیا، اس کو ہم نے ٹریننگ دی۔ اب ولیج کی سطح پر پنجاب میں آپ کو 20,000 کے قریب وہ ولیج لیول پر لوگ ملیں گے جن سے آپ کرائے پر لیزر، اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ باقی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ان کے ذریعے اس طریقے سے یہ جائیں جائے۔ لاسٹلی سر، آپ کیا پیغام دیں گے پاکستان کے کاشتکار کو اور گورنمنٹ پاکستان کو کہ کس طرح وہ ہمارے، کیونکہ 90% کاشتکار چھوٹے زمیندار ہیں، ان کی کس طرح مدد کر سکتی ہے اور کس طرح کنزرویشن ایگریکلچر ٹیکنالوجی تک ان کی ایکسیس ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی، یہ بڑا آپ نے اچھا، پاکستان میں اس وقت جو ہے تقریباً کوئی 50,000 کے قریب ولیجز ہیں، گاؤں ہیں۔ پنجاب میں کوئی 25-26,000 کے قریب ولیجز ہیں۔ یہ جگہ جہاں سے ہم نے شروعات کی، جو 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، یہ ککڑ گل، جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ یہ ککڑ گل ایک بہت بڑا گاؤں ہے یہاں پر جو ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے اس ولیج سے، اس گاؤں سے جو ابتدا کرنی چاہیے۔ اس گاؤں میں جو بچے بچیاں جو ہمارے فارمر ہیں چھوٹے بڑے، وہ یہاں پر سینٹر ارینج کریں، وہ دیکھیں کہ اس وقت اب گندم کی بوائی ہو رہی ہے تو انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ ساری جو اس کی مشینری بھی کم استعمال کی ہے، گندم کی بوائی کی ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ جو چھٹے سے کرتے ہیں تو ایک تو یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی طرح پھر یہ ڈسٹرکٹ لیول پر جائے اور باقی جو ہے اوپر پروونشل سطح پر۔ گورنمنٹ کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسی ہوں کاشتکار کو۔ اب میں اس معاملے میں یہ مثال دینا چاہتا تھا کہ اگر وہاں پر آپ کو انڈیا میں یوریا کا جو بیگ ہے وہ آپ کو 300-400 روپے کا مل جائے گا، ڈی اے پی کا کوئی 2,000 کا مل جائے گا یا ایون 2,000 سے بھی کم کا، لیکن یہاں جو ہے وہ کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں ان کی کاسٹ آف انپٹس کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا چاہیے، اور آؤٹ پٹس جو ہیں، جو مثلا گندم کی، آپ اس وقت یہ بات ہے گورنمنٹ نے ایک پالیسی لی کہ گندم کی جو منیمم سپورٹ پرائس بند کر دی، لیکن کاشتکار نے پچھلے سال گندم جو کاشت کی ہے وہ تو اس نے وہ 3900 روپیہ جو ریٹ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا اس کے حساب سے کی، اور اس کو جب آج اس وقت جب کہ گندم کی فصل آئے ہوئے تقریباً کوئی 4-5 مہینے ہو چکے ہیں، تو اس وقت بھی 2500 روپے میں اگر کوئی 2500-2600 روپے میں زیادہ کرتا ہے تو ہم نے تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اس کو جا کے جیل میں بند کریں گے، اس کا چلان کریں گے، اس کو ہتھکڑی لگائیں گے کہ آپ نے زیادہ کیوں۔ منیمم سپورٹ پرائس کا تو سنا تھا، سپورٹ پرائس کا، لیکن یہ کیپنگ والا نہیں سنا تھا۔ گورنمنٹ کو اس صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آج اسی فارم پر یہ بتا رہے تھے کہ پچھلے سال 90 ایکڑ پر تھی، اس سال 15 ایکڑ پر یہ گندم کاشت کر رہے ہیں، تو کاشتکار تو وہ کاشت کرے گا جس میں اس کو فائدہ ہے۔ تو فائدے کے لیے ہمیں بجائے اس کے کہ امپورٹ نہ کرنی پڑے، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے اگر ہم کم رقبے سے زیادہ لیتے ہیں تو یہ پیداوار بڑھے گی۔ تو یہ ایک میرے گورنمنٹ کے لیے بھی کہ گورنمنٹ ریگولیٹ کرے، گورنمنٹ جو ہے لوگوں کو فیسلٹیز دے، سروس سینٹرز اسٹیبلش کرے۔ لیزر ہمارے پاس ایک اگزامپل ہے اسی پیٹرن پر، اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرے۔ تو باقی جو ہے باقی معاملات جو مارکیٹنگ اس کی پروڈیوس ہے اس کے فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ اس کی قیمت بھی۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا ٹائم دیا اور آپ یہاں تشریف لائے، اور یہ آپ کی ایک بلیسنگ ہے چھوٹے زمینداروں کے لیے، یہ جو آپ نے سکان سینٹر فار ریجنریٹیو ایگریکلچر کا جو کنسپٹ دیا ہے، اور یہ جیسے آپ کی سوچ ہے کہ یہاں پہ لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے، علم ہے، وہ عام زمیندار تک پہنچے گا، ان کی ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی، ان کو وہ کیا کہتے ہیں، سینگ از بلیونگ والی بات بھی ہوگی،
یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آپ نے امپلیمنٹ کروائی، اور یہ جب زمیندار دیکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو اڈاپٹ نہ کرے۔ سر بہت شکریہ، آپ کا انٹرویو تو ہونا چاہیے کوئی 2-4 گھنٹوں کا، کیونکہ جتنا ماشاءاللہ نالج ہے، اور یہ نالج جب تک عوام چھوٹے زمیندار تک نہیں پہنچتا، اور میرا خیال ہے کہ ہم آپ کے بے شمار پروگرام کریں گے، اور آپ کا نالج ہماری خواہش ہوگی کہ آپ زمیندار تک پہنچے تاکہ زمیندار کی حالت بہتر ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ سر، السلام علیکم۔ شکریہ۔